इसके बाद है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या रिस्पायरेटरी चेन। ये कहाँ होती है? ये इनर मेम्ब्रेन में होती है। इनर मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया ये वाली जिसके अंदर फोल्ड्स मौजूद थे, ये यहाँ पर होगी इनर मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया में। अब इसके कंपोनेंट्स क्या हैं? इसके लिए क्या क्या चाहिए? कोएंजाइम क्यू चाहिए, उसके बाद सीरीज ऑफ साइटोक्रोम चाहिए, मतलब साइटोक्रोम बी, सी, ए और ए3, ठीक है, सब देखते हैं। और मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, 3 रिक्वायरमेंट्स हैं। अच्छा, साइटोक्रोम के क्या है? सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के इंटरमीडिएट्स हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के बीच में आ रहे होंगे, जिसके बाद हीम ग्रुप मौजूद होता है, वही वाला हीम ग्रुप जो कि हीमोग्लोबिन के पास मौजूद होता है। और ये क्या करता है? इसके हीम ग्रुप के जब इलेक्ट्रॉन इससे गुजर रहे होते हैं, इसकी वैलेंसी चेंज हो रही होती है हीम ग्रुप के आयरन एटम की। हीम के अंदर आयरन मौजूद होता है और हीम ग्रुप एज अ प्रोस्टैटिक ग्रुप एक्ट कर रहा है। प्रोस्टैटिक ग्रुप क्या होता है? नॉन प्रोटीन पार्ट होता है, नॉन प्रोटीन पार्ट जो कि कोवलेंटली बाउंड हो, कोवलेंटली बाउंड, इसको हम प्रोस्टैटिक ग्रुप कहते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अब स्टार्ट करते हैं जो मेन टॉपिक है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का। इसमें क्या होता है? जो NADH और FADH2 हमें जो पिछले सारे रिएक्शंस में मिलते आ रहे हैं, ग्लाइकोलिसिस, क्रैब साइकिल, तो उन सारे NADH2 से हम अब एनर्जी निकालेंगे। NADH का एनर्जी लेवल ज़्यादा है और FADH2 का एनर्जी लेवल थोड़ा कम है। तो NADH का देख लेते हैं, वही वाला प्रोसेस FADH2 के लिए हो रहा होगा। NADH जो है अपना हाइड्रोजन निकालेगा और इलेक्ट्रॉन निकालेगा और NAD में कन्वर्ट हो जाएगा। जब NAD में कन्वर्ट हुआ, इसके बाद हाइड्रोजन भी निकल गया, इसका इलेक्ट्रॉन भी निकल गया। जो इसका इलेक्ट्रॉन निकला वो अब आगे इस रिएक्शन को कंटिन्यू करा रहा है। वो अब इस प्रोसेस में NAD का NAD में टूटना और हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन देना, ये एक एंजाइम करा रहा है जिसका NADH डिहाइड्रोजनेज नाम है। तो इस प्रोसेस में जो एनर्जी निकलेगी वो ATP को फॉस्फेट इसके साथ मिलाने में ADP को ATP में कन्वर्ट करने में यूज़ हो जाएगी। अब जो इलेक्ट्रॉन निकला वो कोएंजाइम Q के पास जाएगा। कोएंजाइम Q के बाद ये जो एनर्जी लेवल शो किए मैं, ये जो थोड़ा सा नीचे है, जैसे यहाँ पर एनर्जी लेवल कोएंजाइम Q का साइटोक्रोम B से थोड़ा ज़्यादा है, उसके बाद साइटोक्रोम B का साइटोक्रोम C से थोड़ा ज़्यादा है, मगर साइटोक्रोम C का देखें, A का देखें, A3 का ऑलमोस्ट बराबर थोड़ा थोड़ा कम है। तो एनर्जी लेवल जो है ये उस हिसाब से बनाए गए हैं। तो अगर कोएंजाइम Q से इलेक्ट्रॉन जा रहा है साइटोक्रोम B के पास, फिर साइटोक्रोम B से इलेक्ट्रॉन जा रहा है साइटोक्रोम C के पास, इस प्रोसेस में जो इलेक्ट्रॉन जो अपनी एनर्जी रिलीज़ करेगा वो उस एनर्जी से ADP जो है वो ATP में कन्वर्ट हो जाएगा। दोबारा फर्दर क्या हो रहा है? आगे साइटोक्रोम C से साइटोक्रोम A के पास जाएगा इलेक्ट्रॉन, और साइटोक्रोम A से साइटोक्रोम A3 के पास जाएगा, और फाइनली इलेक्ट्रॉन जाके ऑक्सीजन से मिल जाएगा और ऑक्सीजन के पास हाइड्रोजन मौजूद होंगे। जो हाइड्रोजन NAD और NAD टूटा है, इलेक्ट्रॉन दिए और हाइड्रोजन जो दिए, ये वाला हाइड्रोजन यहाँ आ जाएंगे और ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर वाटर बनाने में इसकी मदद करेंगे। यही प्रोसेस FADH2 के साथ होगा। FAD में टूट जाएगा और हाइड्रोजन में टूट जाएगा, इलेक्ट्रॉन दे देगा और इलेक्ट्रॉन जो है फिर यहाँ से आगे कंटिन्यू करेगा, ठीक है। मगर ये थोड़ा लोअर लेवल पे है तो ये कंटिन्यू लोअर लेवल से कंटिन्यू करेगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद इसका जो हाइड्रोजन होगा वही दोबारा वाटर बनाने में काम आ जाएगा और ये रिएक्शन चलता रहेगा। तो ऐसे जो है जितने भी ग्लाइकोलाइसिस, क्रैब साइकिल में NAD और FADH2 बने हैं वो सारे उनसे हम ATP निकाल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब NAD जो है वो कितने देता है? NADH जो है वो देता है 3 ATP और FADH2 देता है 2 ATP। तो ये ATPs की क्वांटिटी है। अच्छा, और ऑक्सीजन के बारे में क्या है पता होना चाहिए कि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्सटेंस है। केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्सटेंस क्या कि ऐसा सब्सटेंस जिसके पास इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी मौजूद हो, अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन, तो उसको इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्सटेंस कहते हैं। तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफ़ी ज़्यादा होती है। अच्छा, उसके बाद एक प्रोसेस जो है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, इसमें क्या होता है? अच्छा, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, इसमें क्या होता है कि इसमें ATP सिंथेसिस होती है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। एक्चुअली वही इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का कंटिन्यूएशन ही है आगे। इसमें थोड़ा सा एक फर्दर स्टेप होगा, वो हम देख लेते हैं। ये क्या होगा? नॉर्मली वही मेंशन है कि कपल्ड विद इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। अब देखते हैं एक्चुअली इसमें क्या होता है। देखें, वही NADH डिहाइड्रोजनेज मौजूद है, साइटोक्रोम C, साइटोक्रोम B, साइटोक्रोम A, साइटोक्रोम A3, ठीक है, वही सारी चीज़ें मौजूद हैं। आउटर मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया, ये इनर मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया है, और यहाँ अंदर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में हाइड्रोजन H+ आयन जो है वो मौजूद होते हैं। अब इलेक्ट्रॉन मूव करता जा रहा है इनके पास, इन्हें मेम्ब्रेन पे जो मौजूद थी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन मूव करता गया, और इलेक्ट्रॉन मूव करते करते जो अपनी एनर्जी रिलीज़ कर रहा है, उस एनर्जी को यूज़ करते हुए ये जो H+ आइंस हैं, ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स से ये जो दोनों मेम्ब्रेन के बीच वाला स्पेस है, इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस इसे कहते हैं, इसके अंदर चले जाते हैं वो एनर्जी यूज़ करके। जब वो इसके अंदर जाएंगे तो अब क्या होगा कि यही वाले हाइड्रोजन अब ATP सिंथेज जो एंजाइम मौजूद है, इसके डाउन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, जब भी यहाँ चले गए तो यहाँ हाइड्रोजन आयन की बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन हो जाएगी। तो अभी आएंगे डाउन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ATP सिंथेज से। और ATP सिंथेज क्या करेगा? इसके बाद ADP और फॉस्फेट मौजूद होता है, ये दोनों को उस हाइड्रोजन आयन की एनर्जी यूज़ करते हुए दोनों को मिलाएगा और ATP बना देगा। तो फाइनली ATP बनने का जो प्रोसेस है वो एक्चुअली ऐसे हो रहा होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की कंटिन्यूशन है और यहाँ से ATP बन जाएगा और दोबारा हाइड्रोजन आयन को पंप कर किया जाएगा और ये प्रोसेस चलता रहेगा। अच्छा, वही मेंशन है H+ आयन मूव ड्यू टू एनर्जी प्रोवाइडेड बाय इलेक्ट्रॉन
और मूविंग कम्स थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से ही मूव करेगा और फाइनली एटीपी बना के देगा। अच्छा, अगर हम नेट यील्ड देखें तो ग्लाइकोलिसिस से टोटल तो 4 एटीपी बन रहे थे, मगर 2 जो है वो प्रिपरेटरी फेज में यूज़ हो रहे थे, तो नेट गेन 2 एटीपी था और 2 एनएडीएच था। एक एनएडीएच को कन्वर्ट जब करते हैं तो 3 एटीपी देता है, और एक FADH2 को जब कन्वर्ट करते हैं तो वो 2 एटीपी देता है। तो इस यहाँ पर 2 एनएडीएच मिले थे, मतलब 6 एटीपी। तो अगर टोटल एटीपी की यहाँ क्वांटिटी देखें तो 8 एटीपी ग्लाइकोलिसिस से मिले। पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन में जाएं तो एक एनएडीएच हज़ारे डबल साइकिल चलता है, तो 2 एनएडीएच मिले, और एक एनएडीएच 3 देता है, तो 2 6 एटीपी देंगे। तो यहाँ पर नेट कितना हो गया, 6 एटीपी। अच्छा, क्रैब साइकिल में जाएं तो 3 एनएडीएच एक से मिल लेते हैं और साइकिल डबल चलता है, तो 6 एनएडीएच और 6 × 3 करेंगे तो 18 एटीपी। और ऐसे ही एक FADH2 मिल रहा था और डबल साइकिल चलता है, तो 2 FADH2 और टोटल जो है वो 2 × 2 ये 4। तो टोटल एटीपी की क्वांटिटी जो यहाँ पर हो गई, और 2 एटीपी डायरेक्टली भी मिल रहे थे, मतलब एक मिल रहा था और साइकिल 2 बार चलेगा तो 2 एटीपी हो जाएंगे। तो अगर यहाँ पर अगर हम प्लस करें 18 + 4 और +2 को, तो ये बन जाएगा कुछ 24 एटीपी। ठीक है, तो अब अगर ऐड कर दें 8 + 6 + 24, तो कितना होगा, ये 38 एटीपीज बन जाएंगे, जो कि नेट यील्ड होता है। और एमसीक्यू काफ़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। अच्छा, अगला टॉपिक जो है वो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन क्या है, थर्ड फेज ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन है। पहला फेज क्या था, ग्लाइकोलिसिस, दूसरा क्या था, क्रैब साइकिल, अब क्या है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। अब इसमें एक्चुअली हो क्या रहा होगा मैं आपको बता देता हूँ। इसमें ये होता है कि जो हम अब तक जितने भी ग्लाइकोलिसिस में, क्रैब साइकिल में सब NAD, FADH ये सब बना चुके हैं, अब इनको तोड़ के इनसे एनर्जी लेते हैं। वही NADH2 से 3 ATP, FADH2 से 2 ATP देख चुके हैं अच्छी तरह। ये कहाँ ग्लाइकोलिसिस में जितने भी बनते हैं प्रोड्यूस ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस, इंटरमीडिएट फेज और क्रैब साइकिल, ये सारे क्या हो जाते हैं, ऑक्सीडाइज मतलब टूट जाते हैं, और इनसे ऑक्सीडेशन एनर्जी मतलब इनके तोड़ के एनर्जी ली जाती है। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, फॉस्फोराइलेशन हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं, उसका मतलब है फॉस्फेट ऐड करना। फॉस्फेट इस चैप्टर में किस में ऐड करते हैं, ADP में फॉस्फेट ऐड करते हैं और ATP बनाते हैं। तो फॉस्फोराइलेशन को हम इस चैप्टर के लिए भी कह सकते हैं कि ATP बनाने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं। तो थर्ड जो तीसरी तरह की फॉस्फोराइलेशन है, हम 2 तरह की पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। क्या, फोटोफॉस्फोराइलेशन जो कि फोटोसिंथेसिस में हो रही थी, वो ADP को ATP में कन्वर्ट करने में, ये फॉस्फेट मिलाने के लिए लाइट एनर्जी यूज़ कर रहा था। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन हो रही है क्रैब साइकिल में, वो ADP में फॉस्फेट मिलाने के लिए वो क्या यूज़ कर रहा है, कुछ सबस्ट्रेट से कोई मॉलिक्यूल को तोड़ के एनर्जी ले रहा है। और जो अब यहाँ जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में हो रही है, ये ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन है। इसमें क्या हो रहा है, ADP में फॉस्फेट मिलाने के लिए ऑक्सीडेशन करके, मतलब कंपाउंड्स को तोड़ के NAD और FADH2 को तोड़ के एनर्जी ली जा रही है और उसको कंबाइन किया जा रहा है। तो 3 तरह की फॉस्फोराइलेशन बिल्कुल आपको क्लियर होनी चाहिए। ये काफ़ी मतलब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सा वो है कॉन्सेप्ट है, बट अगर क्लियर हो तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अब इसमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है, वही साइटोक्रोम Q होगा, नहीं कोएंजाइम Q होगा, साइटोक्रोम B, C, A और A3 और ATPase कॉम्प्लेक्स होगा, जो कि क्या करेगा, हाइड्रोजन आयन को पंप करेगा। देख चुके हैं सारा। ठीक है, अब इस क्या है भाई, स्टार्ट होता है NADH2 से। NADH2 के 2 इलेक्ट्रॉन और 2 हाइड्रोजन दे सकता है। FADH2 भी ये काम कर सकता है। और क्या होगा कि दिस एनर्जी यूटिलाइज फर्स्ट मॉलिक्यूल ऑफ ATP, ये एनर्जी जो है वो ATP बनाने के लिए यूज़ होगी। NADH2 ऑक्सीडाइज क्या होगा भाई, कोएंजाइम Q के बाद। देखिए अब क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन ये वाले वर्ड यूज़ है। मैं आपको एक चीज़ समझा दूँ कि इलेक्ट्रॉन जब हम पढ़ रहे थे, जैसे कोएंजाइम Q है वो आगे जा रहा है साइटोक्रोम के पास, जो पीछे वाले से इलेक्ट्रॉन आगे आ रहे हैं। ठीक है, तो किसी भी चीज़ में से जब इलेक्ट्रॉन निकलता है वो ऑक्सीडाइज होता है, और किसी चीज़ में इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तो वो रिड्यूस होता है। तो जो पीछे वाला होगा वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा हमेशा, आगे वाला रिड्यूस हो जाएगा। तो ये डिफरेंट वर्ड्स यूज़ किए हैं, इस पर आप घबराने की ज़रूरत नहीं है। बस जो पीछे वाला, जो अगर आपको चेन याद है, तो पीछे वाला ऑक्सीडाइज होता जाएगा, आगे वाला रिड्यूस होता जाएगा। ये मेंशन FADH2 भी क्या हो जाएगा भाई, ऑक्सीडाइज हो जाएगा कोएंजाइम Q। ठीक है, ये ऑक्सीडाइज होगा, कोएंजाइम Q रिड्यूस हो जाएगा, और आगे ऐसी साइटोक्रोम कोएंजाइम Q ऑक्सीडाइज हो जाएगा, साइटोक्रोम Q B से साइटोक्रोम B जो है रिड्यूस हो जाएगा, कोएंजाइम Q ऑक्सीडाइज हो जाएगा। विच आफ्टर क्या होगा, साइटोक्रोम C के पास इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो पीछे वाला क्या हो गया, ऑक्सीडाइज, आगे वाला रिड्यूस। अब क्या होगा, फाइनली ATPase कॉम्प्लेक्स से क्या बनेगी, ATP बन जाएगी, हाइड्रोजन आयन पंप होंगे। और साइटोक्रोम A3 जो है ऑक्सीडाइज बाय एन एटम ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, साइटोक्रोम A3 के पास, जैसे हमने देखा था, ऑक्सीजन के पास जा रहे थे इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन प्रोटॉन को, या प्रोटॉन कह लें, हाइड्रोजन कह लें की बात है, क्योंकि देखें प्रोटॉन के पास एक हमारे पास होता है, हाइड्रोजन के पास एक प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो अगर हम H+ आयन बना दें तो इसका हम इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं, तो इसके पास बचता ही एक प्रोटॉन है, तो इसको हम प्रोटॉन भी कह रहे होते हैं, और हाइड्रोजन अगर आप आयन कह लें, एक ही बात है। ठीक है, तो उससे मिल जाएगा। वो कहाँ से आता है, वो जैसे मैंने बताया था, NADH2 या FADH2 जब टूटता है, इसके जो हाइड्रोजन होते हैं वो ये प्रोटॉन की तरह आ जाते हैं, इससे मिल जाते हैं वाटर के साथ, और क्या बन जाता है, एक वाटर मॉलिक्यूल बन जाता है।
ठीक है। इस प्रोसेस को क्या कह रहे हैं, इस प्रोसेस से एटीपी बनाना और ऑक्सीजन से मिला के वाटर बनाना ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन है। ठीक है, ऑक्सीडेटिव क्यों, क्योंकि एनएडी और एफएडीएच2 को तोड़ के हम एनर्जी लेके एडीपी में एटीपी फॉस्फेट ऐड करके एटीपी बना रहे हैं। ये कहाँ हो रहा है पूरा प्रोसेस भाई, क्रिस्टी मतलब इनम मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया ये सारे देख चुके हैं। अब इन्होंने क्या बताया है कि नेट गेन ओवरऑल रेस्पिरेशन का 36 एटीपी है। देखें, अब एक चीज़ यहाँ मेंशन है, अगर आप मैंने आपको पहले बताया था 38 एटीपी, तो आप अगर एक चीज़ यहाँ गौर करें, ये क्या मेंशन है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल इन अ नेट गेन ऑफ 36 एटीपी। तो इसका मतलब क्या है, देखें 36 एटीपी ये किसको काउंट कर रहे हैं, ये एरोबिक जो रिस्पायरेशन कंडीशंस में जो एटीपी बने हुए हैं। अगर हम ग्लाइकोलिसिस को देखें, ग्लाइकोलिसिस ऐसा प्रोसेस है जो कि एरोबिक में भी होता है और एनएरोबिक में भी होता है। मतलब क्या कि इसके लिए ऑक्सीजन नहीं चाहिए, तो विदाउट ऑक्सीजन ये प्रोसेस हो रहा होता है, तो एनएरोबिक ये प्रोसेस है। तो अब एनएरोबिक प्रोसेस की अगर हम माइनस कर दें, इससे 2 एटीपी मिल लेते हैं हमें, ठीक है, उसको अगर हम माइनस कर दें तो क्या होगा, तो 36 एटीपी हो जाएंगे। अब आपका सवाल होगा कि भाई ग्लाइकोलिसिस एनएडीएच भी मिल लेते हैं, वो भी माइनस करो। अब तो देखें एनएडीएच इसलिए माइनस नहीं करे, जैसे मैंने बताया एनएडीएच और एफएडीएच2 की एनर्जी तो हम वहाँ काउंट कर रहे थे, मगर वो फाइनली वो एनर्जी जो निकलती है उनमें से वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में आके निकलती है। अभी मैंने आपको बताया कि एनएडीएच2 और एफएडीएच2 जितने भी बने ग्लाइकोलिसिस क्रैब साइकिल, इन सब की एनर्जी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में आके निकल रही है, तो इसलिए हम उनके एटीपी काउंट कर रहे होते हैं। और जो एटीपी इसका है क्योंकि वो एनएरोबिक कंडीशन में हुआ है तो इसलिए काउंट नहीं करें। अगर आप सारे काउंट करेंगे तो 38 होंगे, मगर मैं ये सजेस्ट करूँगा आपके अगर एमसीक्यू में आए, ठीक है, तो आप इसको 36 ही मार्क करें, आपकी बुक में ही मार्क है, और जो पिछली बुक थी उसमें भी 36 ही मेंशन था। अच्छा, अब छोटा सा टॉपिक है सेलुलर रेस्पिरेशन ऑफ प्रोटीन फैट। एक्चुअली कब होगा, देखें जो प्राइमरी सोर्स है वो तो कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज या शुगर होती है, ठीक है, जिसको तोड़ के एनर्जी ले रहे होते हैं। मगर अगर वो कम हो जाए, ठीक है, एब्सेंस ऑफ इनफ शुगर वही मेंशन है, कम हो जाए तो अब फैट और प्रोटीन को तोड़ना पड़ेगा। सबसे पहले कौन यूज़ करते हैं, क्या यूज़ करते हैं, सबसे पहले फैट यूज़ करते हैं, और अगर बहुत बीमारी हो जाए, बहुत ज़्यादा फैट वगैरह भी ख़त्म होने लग जाए तो फिर प्रोटीन को यूज़ किया जाता है एनर्जी लेने के लिए। अब फैट को कैसे तोड़ा जाता है वो देख लेते हैं, फिर प्रोटीन को कैसे तोड़ेंगे वो देख लेते हैं। फैट हाइड्रोलाइज का मतलब तोड़ना। फैट एक्चुअली बना होता है एक, इसके बाद ग्लाइसरॉल होता है, 3 फैटी एसिड, ये स्ट्रक्चर होता है, ये ग्लाइसरॉल है और ये 3 फैटी एसिड है। तो जिससे बना उसी में टूट जाएगा, ग्लाइसरॉल बनेगा एक और 3 मॉलिक्यूल ऑफ फैटी एसिड बन जाएंगे। और ग्लाइसरॉल जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा 3-फॉस्फोग्लाइसिडाइड। ये वही है जो ग्लाइसरॉल जो ग्लाइकोलिसिस में बन रहा था, डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन फॉस्फेट और ग्लाइसरॉल 3-फॉस्फेट कह रहे थे या 3-फॉस्फोग्लाइसिडाइड कह रहे थे, एक ही बात है। फिर वो आइसोमर्स से और फिर उससे उसके बाद ही डबल जो रिएक्शन चलना शुरू हो गए थे, तो ये वही वाला मॉलिक्यूल उसमें कनेक्ट हो जाता है और दोबारा वही क्रैब साइकिल वगैरह सारा चल जाएगा। तो ये ग्लाइसरॉल तो इसमें कन्वर्ट हो गया। अब आपका सवाल होगा कि फैटी एसिड कहाँ जा रहे हैं। फैटी एसिड जो हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं एसिटाइल कोए में। एसिटाइल कोए वही है जो कि फिर आगे क्रैब साइकिल में जाएगा। तो ये दोनों मॉलिक्यूल क्या करते हैं, वो एनर्जी वाले प्रोसेस, एनर्जी गेनिंग प्रोसेस में चले जाते हैं और एनर्जी बना के देते हैं। अब अगर हम देखें प्रोटीन को, प्रोटीन बने होते हैं अमाइनो एसिड से, तो अमाइनो एसिड को अगर अमाइनो एसिड का बेसिक स्ट्रक्चर देखें तो कुछ ऐसा होता है। देखें ये कार्बन है और यहाँ पर हमारे पास मेंशन होता है अमाइनो ग्रुप और एक तरफ होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप COOH होता है, ठीक है। इसके साथ होगा रेडिकल। रेडिकल का मतलब ये है कि कितने भी हाइड्रोजन कितने भी कार्बन चेन इससे अटैच होगी और दूसरी तरफ होगा हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये बेसिक सा स्ट्रक्चर है। तो अमाइनो ग्रुप और प्रोटीन जो है वो अमाइल ग्रुप में टूट जाता है। अमाइल ग्रुप क्या होता है, एक्चुअली केमिस्ट्री का एक ग्रुप होता है, इसमें 5 कार्बन और 11 हाइड्रोजन होते हैं। ये अमाइल ग्रुप ये ग्रुप बना लेता है, इतने कार्बन हाइड्रोजन मिलके। अब ये अमाइल ग्रुप का जो आर ग्रुप है, ये जो आर रेडिकल है, ये डिटरमाइन करता है कि कितने कार्बन पे जाके टूटेगा। डिटरमाइन जो आर ग्रुप है डिटरमाइन द साइड ऑफ ऑक्सीडेशन, मतलब क्या कि कितने कार्बन पे जाके वो टूटेगा, उसकी ऑक्सीडेशन होगी। और मिसाल के तौर पे यहाँ 10 कार्बन है, ये आर की जगह 10 कार्बन है, तो कौन से कार्बन पे जाके टूटेगा और कौन से कार्बन से इसकी ऑक्सीडेशन होगी। और फिर क्या होगा कि जो कार्बन चेन टूटती है, जैसे आर ग्रुप टूटा के टूट के और कितने कार्बन में टूटना है उसने डिटरमाइन कर लिया कौन से नंबर पे, ठीक है। तो ये टूट के क्या करेगा, ग्लाइकोलिसिस, वो पूरी कार्बन चेन है ना, जैसे शुगर में भी कार्बन चेन ही होती है, जैसे हम 3 कार्बन शुगर ले रहे होते हैं भी कार्बन चेन ही एक्चुअली। तो कार्बन चेन क्या होगी, फिर ग्लाइकोलिसिस में घुस जाएगी या क्रैब साइकिल में घुस जाएगी, फिर वो घुस के क्या करेगी, वही एनर्जी देगी। और इसका जो अमाइनो ग्रुप है NH2, ये क्या करता है, जब डीअमाइनेशन का मतलब ये है कि जब अमाइनो ग्रुप निकलता है तो NH3 अमोनिया गैस देता है। अमोनिया गैस यूरिया साइकिल में एंटर हुए थे। यूरिया साइकिल आपका एक साइकिल है, वो फिलहाल आपको ज़रूरत नहीं है, सेकंड ईयर में पढ़ते हैं, बट एक साइकिल है फिलहाल जहन में रखें, जो कि हमारे ह्यूमस के चैप्टर में पढ़े होते हैं, तो वहाँ अभी फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वो अमाइनो ग्रुप वहाँ
चला जाएगा अमोनिया की फॉर्म में। अच्छा, अब इस चार्ट से देख लेते हैं क्या है। देखिए कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन्स और फैट। कार्बोहाइड्रेट तो प्राइमरी शुगर है जो हम पूरे चैप्टर में पढ़ते हैं रेस्पिरेशन में। शुगर्स बनी, शुगर ग्लाइकोलिसिस, वही सारा जो प्रोसेस चलता है क्रैब साइकिल वगैरह नॉर्मल प्रोसेस। अगर फैट को देखें तो फैट ग्लाइसरॉल फैटी एसिड में टूट रहा है। ग्लाइसरॉल जैसे मैंने बताया था ग्लाइसोलाइड 3 फॉस्फेट में जा रहा है, ये उसके बाद इससे जो ग्लाइकोलिसिस का फाइनल प्रोडक्ट पायरुवेट बनेगा और आगे पूरा साइकिल चलता रहेगा। अगर फैटी एसिड को देखें तो टूट के बनना है एसिटाइल को है और क्रैब साइकिल में चला जाएगा। ऐसे ही अगर प्रोटीन में देखें, प्रोटीन के अमाइनो एसिड है, अमाइनो एसिड का जो आर ग्रुप है जो कार्बन चेन है वो टूटेगी और किस कार्बन में टूटेगी ये डिटरमाइन कर लेता है वो खुद, और टूट के वो कहाँ हो जाएगा, वो बन जाएगा या तो पायरुवेट मतलब क्या ग्लाइकोलिसिस में घुस गया, या तो एसिटाइल को मतलब क्या कि फिर आगे क्रैब साइकिल में घुस गया। तो ये भी एनर्जी गेनिंग प्रोसेस में ही घुस रहा है। उसके बाद जो इसका NH2 ग्रुप है वो अमोनिया गैस मतलब NH3 गैस में की फॉर्म में निकल जाता है और वो क्या करता है आगे फिर जाके यूरिया साइकिल में एंटर हो जाता है, जिसकी डिटेल आपको अभी कोई नीड नहीं है बताने की। तो ये आपका टॉपिक हो गया सेलुलर रिस्पिरेशन और प्रोटीन्स और फैट्स और बायोएनर्जेटिक्स के मेन टॉपिक कर चुके हैं। अब इसके बाद फोटो रिस्पिरेशन को हम देखेंगे।